प्रतिज्ञा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत दोस्तों। आज मैं आपके सामने राजस्थान इतिहास की क्लास लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको पुरातात्विक स्थल कराने वाला हूँ जो दिशा 2020 के होने वाले हैं। ये टॉपिक मैं आपको आज पूरा कराने वाला हूँ और आगे भी मैं आपको दिशा की पूरी बुक कराने वाला हूँ। तो आप चैनल पे अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना यार। ठीक है, चलते हैं, शुरुआत करते हैं। वो पहला क्वेश्चन हमारा होने वाला है। आज मैं पुरातात्विक स्थल कराने वाला हूँ, सभी पुरातात्विक स्थल पूरी क्लास होने वाली है आज हमारी। तो पहला क्वेश्चन कि राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य सर्वप्रथम 1871 में प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? कि राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य सर्वप्रथम 1871 में प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? किसे जाता है भाई? किसे जाता है? ACL कार्लाइल को। ACL कार्लाइल को जाता है भाई। कि राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य सर्वप्रथम किसे जाता है? प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? ACL कार्लाइल को जाता है भाई। दोस्तों मैं हर क्वेश्चन को 2 बार रिपीट करूँ ताकि आपको इस क्लास में याद हो जाए। तो आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एक बार जल्दी से, वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। चलिए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं अभी। कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना अलेक्जेंडर कनिगम ने 1861 में की थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पूछ लेना, तो अलेक्जेंडर कनिगम ने की थी। कब? 1861 में की थी। राजस्थान में पुरातत्विक सर्वेक्षण का कार्य सर्वप्रथम 1871 में प्रारंभ करने का श्रेय ACL कार्लाइल को दिया जाता है। इन्होंने 2 क्षेत्र में कठोर पाषाण मानव अस्थियों की प्राप्ति की सूचना दी। 1902 में जॉन मार्शल के द्वारा इसका पुनर्गठन किया गया था। इसका पुनर्गठन बोझ ले तो किसने किया था? जॉन मार्शल ने। कब? 1902 में। और राजस्थान में इसकी स्थापना कौन करता है? ACL कार्लाइल। और भारत में अलेक्जेंडर कनिगम आएगा। कब? 1861 में। और इसका पुनर्गठन कौन करता है? 1902 में जॉन मार्शल करता है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ए सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइट्स अलोंग द लोस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य था? भाई? ए सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइट्स अलोंग द लोस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य था? ओरेल स्टेन का। किसका? ओरेल स्टेन का था। किसका कार्य था? ओरेल स्टेन का था। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। सरस्वती और दोषदंती नदी घाटियां आर्यों की प्राचीन बस्तियों की शरण स्थली थी। सरस्वती नदी है ना, सरस्वती नदी या दोषदंती नदी बोलते हो, आर्यों की प्राचीन बस्तियों की शरण स्थली थी। ओरेल स्टेन घग्गर को वैदिक काल प्रसिद्ध नदी सरस्वती मानकर ही सर्वेक्षण की उत्कंठा से आए थे। कि ओरेल स्टेन ने घग्गर नदी को क्या है? सरस्वती रिवर ही मानकर ही आए थे। वे ओलधम के मत व कार्य की वह प्रसिद्ध नदी रेगिस्तान में खो गई थी, पर खोज करके प्रकाश डालना चाहते थे। उन्होंने अपने सर्वेक्षण कार्य को अप्रैल 1942 में दी जियोग्राफिकल जर्नल में शीर्षक बी ए सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइट्स अलोंग दी लोस्ट सरस्वती रिवर रखा। ओरेल स्टेन के इन प्रयासों से घग्गर को सरस्वती का वर्तमान रूप मानने में लोकप्रियता मिली। फिर क्या? कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है भी? कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में किस नदी के किनारे? किस नदी के किनारे भी? किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। घग्गर नदी को सरस्वती नदी भी बोला जाता है। कि कालीबंगा जो उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में किस नदी के किनारे है भी? किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। कालीबंगा में सरस्वती व दसदत्ती नदी की घाटियों में हड़प्पाकालीन विकसित सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। इन नदियों को वर्तमान स्वरूप घग्गर नदी कहते हैं। वर्तमान स्वरूप क्या कहते हैं? घग्गर नदी कहते हैं भी। पहले इसको सरस्वती नदी बोला जाता था, लेकिन वर्तमान में इसको क्या है? घग्गर नदी बोला जाता है। क्या सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया था? कि सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? भाई? कालीबंगा का वर्णन किया गया है।
कि सिंधु घाटी से अलग, सिंधु घाटी से एक हड़प्पा सभ्यता है, उत्खननकर्ताओं ने किसका वर्णन किया है? कालीबंगा का वर्णन किया है अभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा सैन्य स्थल घग्गर नदी के किनारे है? कि राजस्थान का कौन सा सैन्य स्थल है जो घग्गर नदी के किनारे है? कौन सा है अभी? कौन सा है? कालीबंगा है अभी। कौन सा है? कालीबंगा है। कि किसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है? किसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है? किसे माना जाता है अभी? कालीबंगा को माना जाता है। किसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है? कालीबंगा को माना जाता है अभी। ठीक है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है अभी? काले रंग की चूड़ी है अभी, काले रंग की चूड़ी है अभी। क्या काले रंग का शाब्दिक अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ी है। एक व्याख्या पढ़ते हैं इसकी। खुदाई के दौरान मिली काली चूड़ियों के टुकड़ों के कारण कालीबंगा सभ्यता का नाम कालीबंगा रखा गया अभी। खुदाई के दौरान मिली काली चूड़ियों के कारण, काली चूड़ियों के टुकड़ों के कारण क्या है? कालीबंगा सभ्यता का नाम कालीबंगा रखा गया अभी। खुदाई के दौरान किसमें क्या है? काले रंग की टूटी हुई चूड़ियां मिली, टुकड़े मिले काली चूड़ियों के, जिसके कारण इसका नाम क्या है? कालीबंगा पड़ा अभी, कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता को सर्वोत्तम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? कि कालीबंगा सभ्यता को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? किसे जाता है अभी? अमलानंद घोष को जाता है। कि कालीबंगा सभ्यता को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? अमलानंद घोष को जाता है अभी। इसकी व्याख्या पढ़ देते हैं अभी। कि कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले, किसमें, कहाँ पे, कौन से जिले में? हनुमानगढ़ जिले, जिला मुख्यालय के दक्षिण पश्चिम में। हनुमानगढ़ के क्या है? दक्षिण पश्चिम में। ये देख लो हमारा, ये राजस्थान है। राजस्थान में इधर गंगानगर आ जाता है, इधर हनुमानगढ़ आ जाता है। तो हनुमानगढ़ की क्या है? दक्षिण, इधर दक्षिण है, इधर पश्चिम है। हनुमानगढ़ के क्या है? दक्षिण पश्चिम है। कि कालीबंगा हनुमानगढ़ के क्या है? दक्षिण पश्चिम है अभी। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से दक्षिण पश्चिम में स्थित है। कालीबंगा की खोज एक इतालवी इंडोलॉजिस्ट लुइगी पियो टेसिटोरी ने की थी। 1951 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन महानिदेशक एक अमलानंद घोष ने पुनः खोज की तथा इसका उत्खनन 1961-1997 के मध्य बीबी लाल बी के थापर और एम डी खरे के एम श्रीवास्तव और एस पी श्रीवास्तव ने करवाया था। कि 1951 में किसने किया था? अमलानंद घोष ने किया था। लेकिन 1961 में किसने किया था? 1961 में किसने किया था? बीबी लाल बी के थापर, एम डी खरे के एम श्रीवास्तव और एस टी श्रीवास्तव ने किया था 1961 में। 1961 से 1969 की अवधि के दौरान निम्न में से कौन पुरातत्ववेत्ता कालीबंगा के उत्खननकर्ता से संबंधित नहीं है? कि 1961-1969 की अवधि के दौरान कौन पुरातत्ववेत्ता कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? भी कौन सा नहीं है? बीबी लाल है, बीबी लाल हमने पढ़ा था, बीबी लाल। एम डी खरे भी पढ़ा था, बी के थापर भी पढ़ा था, और आर सी अग्रवाल नहीं पढ़ा था। भी आर सी अग्रवाल हमने नहीं पढ़ा। ये तीनों पढ़े थे। बीबी लाल भी पढ़ा था, एम डी खरे भी पढ़ा था, और बी के थापर भी अभी हमने पढ़ा था। ये रहा बीबी लाल, बी के थापर, एम डी खरे, के एम श्रीवास्तव, एस पी श्रीवास्तव ने करवाया था कालीबंगा का उत्खनन। ठीक है, कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई में बीबी लाल के सहयोगी नहीं रहते। कि कालीबंगा में बीबी लाल के सहयोगी नहीं रहते। कालीबंगा पुरातत्व स्थल है कि खुदाई में बीबी लाल के सहयोगी नहीं रहते। कौन नहीं रहे थे? भी एम डी खरे भी रहे थे, एस पी जैन भी रहे थे, के एम श्रीवास्तव भी रहे थे, तो ए त्रिपाठी नहीं रहे थे। ए त्रिपाठी अपने नहीं पढ़ा भी, ए त्रिपाठी अपने चार। बीबी लाल बी की तरह एम डी खरे श्रीवास्तव भी पढ़ा था, लेकिन ए त्रिपाठी नहीं पढ़ा था। प्रोफेसर अमलानंद घोष ने किस वर्ष राजस्थान में कालीबंगा स्थल की पुनः खोज की थी? किस वर्ष की थी? 1951 और 52 में। 1951-52 में की थी, 1951 और 52 में की थी।
कि प्रोफेसर अमरनाथ घोष ने किस वर्ष राजस्थान में कालीबंगा स्थल की पुनः खोज की थी? किस वर्ष की थी? 1951-52 में की थी। कि कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में? कि कालीबंगा हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय के किस दिशा में? अभी अभी मैंने आपको बताया था, ये आपका राजस्थान है, ये आपका राजस्थान है, ये आपका राजस्थान में है। राजस्थान इधर गंगानगर आ गया, इधर हनुमानगढ़ आ गया। हनुमानगढ़ के ये इधर दक्षिण, इधर पश्चिमी। हनुमानगढ़ के क्या है? दक्षिण पश्चिम में। हनुमानगढ़ की क्या है? दक्षिण पश्चिम में। कालीबंगा क्या है? हनुमानगढ़ के दक्षिण पश्चिम में भी। किस एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन का कार्य का उत्तरदायित्व संभाला था? क्या किस अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व संभाला था? किसने संभाला था? अभी किसने संभाला था कि कालीबंगा के उत्खनन का कार्य का उत्तरदायित्व किसने संभाला था? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली ने संभाला था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली ने संभाला था भाई। कि कालीबंगा उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया था? कि कालीबंगा का उत्खनन वो कितने स्तरों में किया गया था? कितने स्तरों में किया गया था अभी? कालीबंगा उत्खनन वो 5 स्तरों में किया गया था। कितने स्तरों में? 5 स्तरों में किया गया था। कि कालीबंगा उत्खनन वो 5 स्तरों में किया गया था अभी। इसकी व्याख्या पढ़ देते हैं। तो दोस्तों, आपको क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार आप जल्दी से, और वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। इसकी व्याख्या पढ़ देते हैं अभी। कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन में 5 स्तर सामने आए। कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन में कितने? 5 स्तर सामने आए। प्रथम 2 स्तर कितने? प्रथम 2 स्तर हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है। कितने स्तर? कितने स्तर प्राचीन है हड़प्पा सभ्यता से? प्रथम 2 स्तर। प्रथम 2 स्तर है ना, हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है। अब भाई तीसरे, चौथे, 5वें स्तर की सामग्री हड़प्पा सभ्यता की सामग्री के समान है। कि तीसरे, चौथे और 5वें स्तर है ना, तीसरे, चौथे, 5वें स्तर के हड़प्पा सभ्यता की सामग्री के समान है, समकालीन है। इस आधार पर कालीबंगा को सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है। इस आधार पर कालीबंगा सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है। प्राक हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। प्राक हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता से पुराने कितने स्तर है? 2 स्तर है। तो कालीबंगा सभ्यता के कितने स्तर है भी? 5 स्तर है। जो पहले वाले 2 स्तर है वो हड़प्पा सभ्यता से भी बहुत पुरानी है। और तीसरे, चौथे, 5वें स्तर है वो हड़प्पा सभ्यता के समान है भी। इसलिए हड़प्पा सभ्यता को क्या है? 2 भागों में बांटा गया है। एक तो प्राक हड़प्पा सभ्यता, एक है हड़प्पा सभ्यता। आपको 70 बुझ लेना, 70 5 है। अब कितने भागों में बांटा गया है? भाग बुझ ले तो 2 आएगा। कि कालीबंगा सभ्यता के कितने स्तर है? 70 5 है, और भाग बुझ ले जो 2 है। प्राक हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। ठीक है। किसने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा था? क्या किसने कहा था कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा था? तीसरी राजधानी किसने कहा था? दशरथ शर्मा ने कहा था। दशरथ शर्मा ने कहा था सिंधु घाटी सभ्यता की है तीसरी राजधानी है। किसने कहा था? दशरथ शर्मा ने। कि कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी दशरथ शर्मा ने कहा था। कि कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा था? दशरथ शर्मा ने कहा था। राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हुए हैं? कि राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले? कहाँ पे मिले अभी हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य? कि राजस्थान में कौन सा ऐसा स्थल है जहाँ से हल से जुते हुए किसे हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। क्या कालीबंगा क्या है? कालीबंगा स्वतंत्र भारत का वह पहला पुरातात्विक स्थल है जिसका स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन किया गया था। कि देश आजाद होने के बाद उत्खनन किया गया तत्पश्चात रोपड़ का उत्खनन किया गया था। पूर्व हड़प्पाकालीन स्थल कालीबंगा से एक दुर्ग गाय
के मुख वाले प्याले, तांबे की बेल, कांस्य की दर्पण कहाँ से मिले हैं? पूर्व हड़प्पाकालीन स्थल से। पूर्व हड़प्पाकालीन स्थल से। कालीबंगा से एक दुर्ग मिले हैं, कालीबंगा से एक दुर्ग मिले, गाय के मुख वाले प्याले मिले हैं, और तांबे के बेल, कांस्य के दर्पण, हाथी दांत का कंगा, मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियां, खिलौने, सड़कें, बस्ती, गोले अंडाकार कुएं, मकानों व धनी लोगों के आवासों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस स्थल से जुटे हुए, इस स्थल से क्या है, कालीबंगा से क्या जुटे हुए खेत के अवशेष रक्षा प्राचीर के दक्षिण पूर्वी भाग में मिले हैं। कि जुटे हुए खेत है ना, जुटे हुए खेत कालीबंगा के क्या है, ये कालीबंगा स्थल है। कालीबंगा स्थल के क्या है, दक्षिण पूर्वी भाग में मिले हैं। जुटे हुए खेत है ना, कालीबंगा के दक्षिण पूर्वी भाग में मिले हैं। कि जुटे हुए खेत, ये क्वेश्चन आ जाएगा कि कालीबंगा के किस भाग में जुटे हुए खेत मिले हैं, किस भाग में मिले? दक्षिण पूर्व में। दक्षिण पूर्व में क्या है, जुटे हुए खेत के प्रमाण मिले हैं कालीबंगा से। क्या है, कालीबंगा से 7 अग्निवेदिका प्राप्त हुई है। बस्ती के गंदे पानी की निकासी के लिए लकड़ी व ईंटों की नालियां बनी हुई है। क्या कालीबंगा में क्या पानी की निकासी के लिए लकड़ी व ईंटों की नालियां बनी हुई थी? तो ये क्वेश्चन आ जाएगा कि कालीबंगा में पानी की निकासी के लिए नालियां किसकी बनी हुई थी? लकड़ी की बनी हुई थी और ईंटों की बनी हुई थी। ठीक है। कालीबंगा पुरातत्व स्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत के साक्ष्य मिले हुए? ये कालीबंगा पुरातत्व स्थल है, किस दिशा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? किस दिशा में मिले हुए? उत्तर पूर्व दिशा में मिले हैं। किस दिशा में? उत्तर पूर्व दिशा में। कहाँ पे मिले हैं? दक्षिण पूर्व दिशा में मिले हैं। अभी दक्षिण पूर्व दिशा में मिले। कालीबंगा पुरातत्व स्थल के किस दिशा में मिले हैं? कालीबंगा पुरातत्व स्थल के किस दिशा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? दक्षिण पूर्व में। ये दक्षिण हो जाएगा, ये पूर्व हो जाएगा। यहाँ पे जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं अभी। निम्नलिखित में से किस स्थल से उत्खनन में अग्निवेदिकाएं मिली है? अग्निवेदिकाएं मिली है, कितनी मिली है? 7 अग्निवेदिकाएं मिली है। कितनी? 7 अग्निवेदिकाएं मिली है। कहाँ से? कालीबंगा से। निम्नलिखित में से किस स्थल से उत्खनन में 7 अग्निवेदिकाएं मिली है? कितनी? 7 अग्निवेदिकाएं मिली। कहाँ से? कालीबंगा से। दोस्तों क्लास अच्छी लग रही है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना यार। कि किस पुरातत्व स्थल पर घरों में अंडाकार कुएं मिले हैं? अंडाकार कुएं मिले हैं। कहाँ पे मिले भी अंडाकार कुएं? कालीबंगा से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? किस पुरातत्व स्थल पर घरों में अंडाकार कुएं मिले हैं? कहाँ पे मिले हैं अंडाकार कुएं? कालीबंगा से मिले। ये क्वेश्चन 2022 में आया, सेकंड ग्रेड 2022 में आया कि किस स्थल पर मिले अंडाकार कुएं? कालीबंगा से मिले अभी अंडाकार कुएं। कि प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति में प्राप्त हुई है। कि प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति कहाँ पे प्राप्त हुई है? प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति कहाँ से? क्योंकि कालीबंगा को 2 भागों में बांटा गया था। कितने? प्राक हड़प्पा और हड़प्पा कालीन। प्राक हड़प्पा और हड़प्पा कालीन कहाँ से मिली है? कालीबंगा से मिली है अभी। प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति कहाँ से मिली है? कालीबंगा से मिली है अभी। कि कालीबंगा क्षेत्र में कितनी अग्निवेदिकाएं मिली है? कितनी मिली है अभी? कालीबंगा में 7 अग्निवेदिकाएं मिली है अभी। कितनी मिली है? 7 अग्निवेदिकाएं मिली है। कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्निवेदिकाएं मिली है? कितनी मिली है अभी? 7 अग्निवेदिकाएं मिली है अभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कि कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? कि कौन सा स्थल है जो कालीबंगा से संबंधित नहीं है? जो हमने साथ दिए, साथ यहाँ पे दे रखे हैं। कौन सा संबंधित नहीं हुई? हमने अग्निकुंड पढ़े थे, अपने अग्निकुंड पढ़े थे। ध्रुवीकरण के अवशेष भी कालीबंगा से मिले। एक तो पूर्वी, एक है पश्चिमी ध्रुवीकरण के। मिट्टी की ईंटों के घर भी मिले, मिट्टी के ईंटों के घर भी मिले। यहाँ पे याद रखना, भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं कालीबंगा से। क्या है? भूकंप के साक्ष्य भी मिले, लेकिन लोहे के उपकरण के अवशेष नहीं मिले यहाँ पे।
तो ये क्या हो जाए कि कौन सा कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? कौन से संबंधित नहीं है भी? लोहे के उपकरण संबंधित नहीं है, क्योंकि ये कालीबंगा से नहीं मिला। बाकी मिट्टी की ईंटों के घर भी मिले हैं, दुर्गीकरण के अवशेष में मिले हैं, पूर्वी और पश्चिमी, और अग्निकुंड भी मिले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, कौन सा पुरावशेष कालीबंगा से संबंधित नहीं है? कौन सा पुरावशेष है कालीबंगा से संबंधित नहीं है? कौन सा संबंधित नहीं है भी? तो अपने क्या है, दुर्गीकरण के अवशेष भी कालीबंगा से मिले हैं। अग्निवेदिकाएं, 7 अग्निवेदिकाएं मिली थी, आपको याद है ना? 7 अग्नि मर्द बांड भी मिले हैं, मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं, लेकिन शैल चित्र नहीं मिले। कालीबंगा से क्या है, शैल चित्र नहीं मिले। कालीबंगा से क्या है, शैल चित्र नहीं मिले। बाकी मर्द बांड मिले, अग्निवेदिकाएं, 7 अग्निवेदिकाएं मिली है, दुर्गीकरण के अवशेष मिले हैं, अंडाकार कुएं मिले, अंडाकार कुएं मिले हैं कालीबंगा से, लेकिन क्या शैल चित्र नहीं मिले भी। कि कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है? कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है? कौन सा स्थल है अभी? कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? कौन सा सही नहीं है अभी? दोस्तों यहाँ पे नहीं बूझ रखा है आपको, क्या कौन सा कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? कौन सा विषय संबंधित नहीं है अभी? क्या कालीबंगा में से ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगा से ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं क्या? कि कालीबंगा में प्रथम अंकित भूकंप के साक्ष्य मिले हैं क्या? कालीबंगा की खोज एक इतालवी इंडोलॉजिस्ट लुई पियो टेसिटोरी ने की थी क्या? पढ़ा था क्या आपने? प्राक हड़प्पा निवेदिकाएं के साक्ष्य मिले हैं क्या? आपको बता देता हूँ अभी। कालीबंगा में से क्या है, ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से क्या है, ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य भी मिले हैं। तो भूकंप के साक्ष्य भी कालीबंगा से, मैंने आपको बताया था, मकानों में दरारों के अवशेष मिले, तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भूकंप आए हुए थे। तो कालीबंगा से क्या भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं। तो कालीबंगा की खोज एक इतालवी इंडोलॉजिस्ट एलपी टेसिटोरी ने की थी। टेसिटोरी ने की थी। लेकिन प्राक हड़प्पा से अग्निवेदिकों के साक्ष्य नहीं मिले, पूर्व हड़प्पाकालीन से मिले हैं कालीबंगा के। ये हो जाएगा अभी 4 नंबर हो जाएगा कि प्राक हड़प्पा से अग्निवेदिकों के साक्ष्य नहीं मिले, पूर्व हड़प्पाकालीन से मिले, क्योंकि कालीबंगा को 2 भागों में बांटा गया था, पूर्व हड़प्पाकालीन और हड़प्पाकालीन। के विकसित हड़प्पा में अग्निवेदिकाएं के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से क्या अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा में लगभग 2600 ईस्वी पूर्व भूकंप के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। क्या कालीबंगा में 2600 ईस्वी पूर्व भूकंप के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं भी कालीबंगा से? क्या कालीबंगा से क्या भूकंप के साक्ष्य भी मिले, क्योंकि मकानों में दरार के अवशेष मिले हैं भी, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पे भूकंप वगैरह आए होंगे, तभी मकानों में दरारें पड़ी है। कि कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निर्मित है। कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निर्मित किससे निर्मित अभी? किससे निर्मित? मिट्टी की ईंटों से निर्मित है अभी। कि कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे क्या किससे निर्मित है? मिट्टी की ईंटों से निर्मित है अभी। कालीबंगा में एक फर्श पूरे हड़प्पा काल का एकमात्र ऐसा उदाहरण है जहाँ अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ है। कि कालीबंगा में एक फर्श पूरे हड़प्पा काल का एकमात्र ऐसा उदाहरण है जहाँ अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ है। मकानों की नालियाँ शौचालय में अलंकृत ईंटों का उपयोग हुआ है। मकानों की नालियाँ में, शौचालय, भट्टियों एवं कुछ संरचनाओं में पक्की ईंटों का भी प्रयोग हुआ है। कहाँ पे हुआ है अभी? पक्की ईंटों का प्रयोग कहाँ पे है? मकानों की नालियों में, शौचालय में, भट्टियों में, कुछ संरचनाओं में पक्की ईंटों का भी प्रयोग हुआ है। कमरों में ऊपर की ओर छेद किए गए हैं। कि कालीबंगा में कमरों के ऊपर की ओर छेद किए हुए किवाड़ व
पर व्याघ्र का अंकन एकमात्र इसी स्थल से पर मिल रहा है कि पीसा ए रुपया होता है ना, रुपया रुपया पर क्या है, व्याघ्र अंकन मतलब व्याघ्र मतलब जानवर के अंकन भी एकमात्र एक जानवर का अंकन भी मिला है भी यहाँ से कि कमरों में ऊपर की ओर छेद किए हुए किवाड़ मिले भी कि कमरा ये कमरा है, कमरा में क्या है, ऊपर की ओर छेद छेद किए हुए किवाड़ मिले भी कालीबंगा से। और मुद्रा पर पैसे पर क्या है, रुपये पर क्या है, व्याघ्र का अंकन मिला है भी कालीबंगा से। ठीक है, दोहरी रक्षा प्राचीर के शख्स राजस्थान में किस सभ्यता से मिले? दोहरी रक्षा प्राचीर, क्या दोहरी रक्षा प्राचीर एक तो ये होगी, फिर इसके बाद एक ये होगी कि दोहरी रक्षा प्राचीर के शख्स कहाँ से मिले? कालीबंगा से मिले हुए। कहाँ से मिले? कालीबंगा से मिले हुए दोहरी रक्षा प्राचीर। कि दोहरी रक्षा प्राचीर के शख्स कहाँ से मिले? कालीबंगा से मिले अभी। हरियाणा में राखी गढ़ी, हरियाणा में राखी गढ़ी एवं गुजरात में धोलावीरा के बाद राजस्थान में कालीबंगा देश का तीसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है। हरियाणा में राखी गढ़ी और गुजरात में धोलावीरा के बाद राजस्थान में कालीबंगा देश का तीसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है। कालीबंगा में कितने? दो टीले। कालीबंगा में कितने? दो टीले विद्यमान है। पश्चिम में छोटे एवं अपेक्षाकृत ऊंचे टीले को गढ़ी क्षेत्र दुर्ग कहा जाता है। तो पश्चिम वाला है, ये पश्चिम वाला पश्चिम के छोटे एवं अपेक्षाकृत ऊंचे टीले को गढ़ी क्षेत्र कहा जाता है। तब बड़े एवं अपेक्षाकृत निचले टीले को नगर क्षेत्र कहा जाता है। जो पूर्व दिशा में है ना, पूर्व दिशा में सब बड़े एवं अपेक्षाकृत निचले टीले को नगर क्षेत्र कहा जाता है। दोनों को अलग अलग सुरक्षात्मक दीवारों प्रकोटे से सुरक्षित किया गया था। दुर्ग क्षेत्र का ऐसा द्विभागीकरण बाकी के किसी अन्य संयोग स्थल पर नहीं मिला। रक्षा प्राचीर के अंदर बाहर दोनों ओर से मिट्टी का लेप किया गया भी। धोरी रक्षा प्राचीर के शख्स से भी कहीं और से भी नहीं मिले भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवशेष मिले? कि किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवशेष मिले? मतलब दोहरी प्राचीन के अवशेष कहाँ पे मिले? अभी कालीबंगा में मिले हैं। कहाँ पे मिले? कालीबंगा में मिले में। अच्छी विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवशेष कहाँ पे मिले? कालीबंगा में मिले अभी। फिर कालीबंगा में निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? कि कालीबंगा में के किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए अभी? जौ के अवशेष प्राप्त हुए अभी। नाइट्रा थोड़ी व्याख्या पढ़ लेते हैं इसकी कि कालीबंगा सभ्यता के लोग गेहूं जौ के प्रयोग करते थे। कि कालीबंगा के सभ्यता के लोग गेहूं और जौ के प्रयोग करते थे। लेकिन चना बाजरा सरसों के शाक से भी मिले। लेकिन क्या? चना बाजरा सरसों के शाक से भी मिले। यहाँ से कांस्य का दर्पण, हाथी दांत का कंगा, सोने व मूंगे व सीपों के आभूषण भी मिले। लेकिन लोहे के अवशेष नहीं मिले। लोहे के अवशेष नहीं मिले। कालीबंगा से क्या है? लोहे के अवशेष नहीं मिले। क्या कालीबंगा से कांस्य के दर्पण मिले, हाथी दांत के कंगा मिले, सोने व मूंगे व सीपों के आभूषण भी मिले अभी। लेकिन लोहे के अवशेष नहीं मिले कालीबंगा से। कि किसके शक से कालीबंगा के पुरास्थल के उत्खनन से प्राप्त नहीं हुए थे? किसके शक से कालीबंगा के पुरास्थल के उत्खनन से प्राप्त नहीं हुए थे? गेहूं के, बाजरे के, चावल के, हाथीदांत के। तो यहाँ से कालीबंगा से क्या? गेहूं के मिले हैं। कालीबंगा से क्या? गेहूं के मिले हैं, बाजरे के मिले हैं, लेकिन चावल के नहीं मिले थे। लेकिन हाथीदांत का कंगा भी मिले हैं। हाथीदांत का कंगा भी मिला है, आपसे बताया था मैंने कि गेहूं जो बाजरा भी मिले, जो भी मिले हैं। गेहूं बाजरा जो भी मिले, हाथीदांत का कंगा भी मिले, लेकिन चावल के शाक से नहीं मिले। कालीबंगा से क्या है? चावल के शाक से नहीं मिले भी।
कि राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृदबांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितीय डिजाइनों से सजाया जाता था। कि राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृदबांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितीय डिजाइनों से सजाया जाता था। कहाँ पे? कैफ और काले रंगों की सुंदर ज्यामितीय से कहाँ पे सजाया जाता? कालीबंगा में। क्या लाल धरातल ये मान लो आप लाल धरातल है, लाल धरातल पर क्या है? काले रंग की सुंदर ज्यामितियों से सजाया जाता था। क्या लाल धरातल पर काले रंग की सुंदर ज्यामितियों को सजाया जाता था। कहाँ पे? कालीबंगा में। कहाँ पे? कालीबंगा में। के कालीबंगा से प्राप्त हड़प्पा-कालीन मृदबांडों को उनके आकार, बनावट, मुख्यतः उनके रंग के आधार पर 6 उपभागों में विभाजित किया गया है। अलंकरण के लिए लाल धरातल पर काले रंग का ज्यामितीय पशु पक्षी का चित्रण भूयात से मिला जाता है। मतलब काले रंग मतलब लाल धरातल पर क्या काले रंग का प्रयोग करते थे। कैफ और काले रंग का प्रयोग कहाँ पे करते थे? कालीबंगा में करते थे। कि काले रंग का प्रयोग कहाँ पे करते थे? कालीबंगा में करते थे। कि लाल धरातल पर काले रंग का प्रयोग कहाँ पे करते थे? कालीबंगा में करते थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान के किस स्थान पर मिले? कि कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान के किस स्थान से मिले? अभी कहाँ से मिले? कोट दिजी से मिले। कहाँ पे? कोट दिजी से मिले अभी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या देख लो एक बार। कोट डिगी भी कहते हैं इसको। क्या इसे कोट डिगी भी कहते हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत, कहाँ पे? सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित इस स्थल के अग्नि में 2 बार नष्ट होने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। कि कोट दीजिए क्या है? अग्नि में 2 बार नष्ट होने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। यह प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति के भी साक्ष्य मिले हैं। कि यहाँ से क्या है? प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति के साक्ष्य भी मिले हैं। क्या कहाँ से? कोट दीजी से क्या है? प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति। कोट दीजी से क्या है? प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है। कोट डिगी सभ्यता का संबंध रहा है। कोट डिगी सभ्यता का संबंध किससे रहा है? हड़प्पा पूर्व सभ्यता से रहा है। कोट डिगी या कोट डिजी सभ्यता का संबंध किससे रहा है? हड़प्पा पूर्व सभ्यता से रहा है अभी। फिर आहड़ सभ्यता आ गई। कहाँ पे? आहड़ आ गई। आहड़ सभ्यता आ गई भी अब। कि आहड़ का प्राचीन नाम क्या है? आहड़ का प्राचीन नाम क्या है? ताम्रवती नगरी है। आहड़ का प्राचीन नाम क्या है? ताम्रवती नगरी है भी। आहड़ का प्राचीन नाम क्या है? ताम्रवती नगरी है। आहड़ को प्राचीन नाम क्या है? ताम्रवती नगरी है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दोस्तों क्लास आपको अच्छी लग रही है, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक शेयर भी कर दो यार जल्दी से। कि प्राचीन शिलालेखों में आहड़ का पुराना नाम ताम्रवती अंकित है। कि प्राचीन शिलालेख होते हैं ना जो पत्थर पे लिखे होते हैं, प्राचीन ये पत्थर पे के जो लिखे होते हैं वो क्या शिलालेख होते हैं। कि प्राचीन शिलालेखों में आहड़ का पुराना नाम क्या है? ताम्रवती अंकित है। क्या नाम है? ताम्रवती अंकित है। 10वीं 11वीं शताब्दी में इसे अगाटपुर अथवा अगाट दुर्ग के नाम से भी जाना जाता था। आहड़ को क्या है? 10वीं 11वीं शताब्दी में क्या है? अगाटपुर या अगाट दुर्ग भी कहते थे। आहड़ को धूलकोट भी कहते हैं। आहड़ को क्या है? धूलकोट भी कहते हैं। आप ऐसे याद रखो कि धूलकोट किसे कहते हैं? आता है ना बंदा, कोई भी आता है जो धूल मचा के आता है जब एफ और आहड़ एफ और फिर आता है ना धूल मचा के आता है, तो आहड़ को धूलकोट भी कह देते हैं। अभी किस सभ्यता को धूलकोट कहते हैं? धूल कौन मचाता है? आता है जब कोई दो धूल धूल मचा के आता है, तो आहड़ को धूलकोट भी कहते हैं। भी आहड़ को क्या है? धूलकोट भी कहते हैं। भी किसको कहते हैं? आहड़ को धूलकोट भी कहते हैं। भी क्या आहड़ में खुदाई के बाद
बाद एक 4000 साल पुरानी ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति की खोज की गई थी, जिसे नामक एक टीले के नीचे दबा दिया गया था। वह कौन सी है? क्या आहड़ में खुदाई के बाद 4000 साल पुरानी ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति की खोज की गई थी, जिसे जिसे नामक एक टीले के नीचे दबा दिया। किसे दबा दिया गया था अभी? धूलकोट को के टीले के नीचे दबा दिया गया था। क्या आहड़ में खुदाई के बाद एक 4000 साल पुरानी ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति की खोज की गई थी, जिसे धूलकोट नाम है। जिसे धूलकोट नामक एक टीले के नीचे दबा दिया गया था। आहड़ की खुदाई से पता चला है हमें 4000 साल पुरानी है ये। फिर आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से जानी जाती थी? आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से जानी जाती थी? किसे? अगाट पूर्व या अगाट दुर्ग के नाम से, या अगाट पूर्व या अगाट दुर्ग के नाम से, या अगाट दुर्ग के नाम से जानी जाती। आहड़ सभ्यता है वो अगाट पूर्व या अगाट दुर्ग के नाम से जानी जाती थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है? किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? किसको जाना जाता है? आहड़ को क्या है? ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। आहड़ को क्या है? ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है भी। तो इसकी व्याख्या देख लेते भी। आहड़ ताम्र उपकरण बर्तन, आहड़ ताम्र उपकरण बर्तन काले व लाल रंग के। आहड़ में के बर्तन के काले व लाल रंग के मर्द बांड आदि प्राप्त हुए। आहड़ में के बर्तन के काले और लाल रंग के, और कालीबंगा में क्या है? लाल रंग के मर्द बांड पर क्या? लाल रंग के मर्द बांड काले रंग की चित्रकारी की हुई थी। कालीबंगा में क्या है? लाल रंग के मर्द बांड पर काले रंग की चित्रकारी की हुई थी। कहाँ से मिले? कालीबंगा से। लेकिन आहड़ में क्या है? काले व लाल रंग के मर्द बांड प्राप्त हुए हैं। तांबे के उपकरणों की प्रचुरता के कारण इसे प्राचीन काल में ताम्रवती नगरी कहा जाता था। क्या आहड़ में क्या है? ताम्र के उपकरणों के प्रचुरता के कारण क्या है? ताम्रवती नगरी कहा जाता था। आहड़ के विशिष्ट आकृति के बर्तनों को ब्लैक एंड रेडवेयर कहते हैं। क्या आहड़ में विशिष्ट आकृति के बर्तन मिले हैं? जिसे ब्लैक एंड रेडवेयर कहते हैं। क्या आहड़ में के विशिष्ट आकृति के बर्तनों को ब्लैक एंड रेडवेयर कहते हैं अभी। फिर क्या? आहड़ सभ्यता का उत्खनन 1953 में सर्वप्रथम किसके निर्देशन में हुआ था? आहड़ सभ्यता का उत्खनन 1953 में। आहड़ ऐसे मंडता है ना, आहड़ ऐसे मंडता है, तो 1900 ये तीन आ जाएगा 1953 में। क्या आहड़ सभ्यता का उत्खनन 1953 में सर्वप्रथम किसके निर्देशन में हुआ था? एफ और आहड़, एफ और अक्षय कीर्ति व्यास के निर्देशन में हुआ था। आहड़ सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था 1953 में? अक्षय कीर्ति व्यास के निर्देशन में हुआ था। आहड़ स्थल की खोज सर्वप्रथम 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। आहड़ सभ्यता की खोज 1953 में किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। तथा रतन चंद्र अग्रवाल ने 1954 ईस्वी में इसकी की थी। कि आहड़ सभ्यता की खोज सर्वप्रथम तो 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने तथा रतन चंद्र अग्रवाल ने 1954 में की थी। 1961-62 में हंसमुख धीरजलाल सांकलिया के नेतृत्व में इस स्थल का उत्खनन करवाया गया था। किसके निर्देशन में? 1961-62 में हंसमुख और धीरजलाल सांकलिया के नेतृत्व में इसका उत्खनन करवाया गया था। आहड़ का संपूर्ण कालक्रम दो कालखंडों में बांटा जा सकता है। प्रथम कालखंड ताम्रयुगीन है। प्रथम कालखंड क्या है? ताम्रयुगीन। द्वितीय कालखंड लोहयुगीन है। आहड़ सभ्यता को क्या है? दो कालखंडों में बांटा जा सकता है। आहड़ को क्या है? आहड़ को क्या है? दो भागों में बांटा जा सकता है। पहले तो ताम्रयुगीन व द्वितीय लोहयुगीन। आहड़ सभ्यता का उत्खनन दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला तो ताम्रयुगीन, दूसरा लोहयुगीन।
दोस्तों क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो आप जल्दी से। फिर क्या निम्न में से कौन सा प्राचीन स्थल उत्खननकर्ता सम्मिलित नहीं है? क्या निम्न में से कौन सा प्राचीन स्थल उत्खननकर्ता सम्मिलित नहीं है? बेराट बेराट में कौन था? दयाराम सानी। बेराट में कौन था? दयाराम सानी। कालीबंगा में कौन था? अमलानंद घोष। कालीबंगा में कौन था? अमलानंद घोष। और बागौर वी एन मिश्रा। बागौर में वी एन मिश्रा। लेकिन आहड़ में कौन था? एच डी सांकलिया था और अक्षय कीर्ति व्यास था। आहड़ में कौन था? एच डी सांकलिया और अक्षय कीर्ति व्यास था। एस पी जैन नहीं था। एस पी जैन नहीं था, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या आहड़ में कौन सम्मिलित नहीं था? आहड़ में कौन था? अक्षय कीर्ति व्यास और एच डी सांकलिया थे। एस पी जैन नहीं थे, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ था? क्या आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ था? किसके हुआ था? एच डी सांकलिया। 1954। आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ था? एच डी सांकलिया। फिर आहड़ सभ्यता स्थित है। आहड़ कहाँ पे? आहड़ कहाँ पे? बनास नदी के किनारे। आहड़ कहाँ पे? बनास नदी के किनारे भी। उदयपुर के बनास बेसिन में आहड़ आयड़ या बेड़त नदी के किनारे धूलकोट के नीचे आहड़ का पुराना कस्बा दबा हुआ है, जहाँ से ताम्र युगीन सभ्यता प्राप्त हुई है। जहाँ से क्या ताम्र युगीन सभ्यता प्राप्त हुई? इसे बनास नदी घाटी सभ्यता या बनास संस्कृति भी कहा जाता है। इसे बनास नदी घाटी सभ्यता या बनास संस्कृति भी कहा जाता है। आहड़ कहाँ पे है? आहड़ कहाँ पे है? उदयपुर में। कहाँ पे? उदयपुर में। कौन सी नदी किनारे? बनास नदी के किनारे है। आहड़ कहाँ पे है? बनास नदी के किनारे है। ठीक है, पुरास्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष से समझता है। क्या पुरास्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन पुरास्थल से अवशेष समझता है? किसे समझता है? ताम्र पाषाण युग से समझता है। क्या आहड़ से प्राप्त है? नहीं, प्राचीन अवशेष ताम्र पाषाण युग से समझता है। ताम्र पाषाण युग से समझता है। कि राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़त, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई है? कि राजस्थान की कौन सी सभ्यता है? कौन सी सभ्यता है भी? कि राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़त, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई है? कौन सी? आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता क्या है? बनास, बेड़त, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई है भी। ये क्वेश्चन 2023 में आया था। दोस्तों क्लास अच्छी लग रही है, एक बार फिर आपको बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक शेयर भी कर दो यार। क्लास अच्छी लग रही है तो आपके लिए। ठीक है, निम्नलिखित में जिलों में से किस जिले में आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले? कहाँ पे मिले हैं? आहड़ संस्कृति के अवशेष कहाँ पे मिले? आहड़ संस्कृति के अवशेष कौन से जिले से मिले? उदयपुर से। और कौन सी नदी? बनास नदी। कौन सी नदी? बनास नदी के किनारे मिले हैं। किस संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहते हैं? कौन सी संस्कृति है जो बनास संस्कृति भी कहते हैं? कौन सी कहते हैं? आहड़ को कहते हैं, क्योंकि ये आहड़ सभ्यता जो बनास नदी के किनारे भी, इसको बनास संस्कृति भी कहते हैं भी, क्योंकि आहड़ सभ्यता क्या है? कौन सी नदी किनारे? बनास नदी के किनारे, इसलिए इसको बनास संस्कृति भी कहते हैं। उदयपुर जिले में। उदयपुर जिले में। क्या कौन सा राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है? क्या कौन सा राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है? कौन सा नहीं है? भी देखते हैं कौन सा नहीं है। कौन सा नहीं? आहड़ का, क्योंकि गिलुंड राजस्थान में है। गिलुंड राजस्थान में, उज्जैना भीलवाड़ा में है।
और बलाथल उदयपुर में। तो लोथल, लोथल कहाँ पे? गुजरात में। लोथल कहाँ पे? गुजरात में। तो ये आहड़ बनास संस्कृति का स्थल नहीं है, ये गुजरात में अभी। लोथल कहाँ पे? गुजरात में। गिलुंड राजस्थान में, ओजियाना भीलवाड़ा में, और बलाथल उदयपुर में। तो ये आहड़ बना संस्कृति के स्थल है भी। कि 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता की पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव में पाए गए हैं। वह गांव कौन सा है? 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप गांव में पाए गए। वह गांव कौन सा है? कौन सा है भी? आहड़ है। कौन सा गांव है? आहड़ है। 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के अवशेष कहाँ पे? धूलकोट है, बुझले धूलकोट। साथ में ऐसा दे कहाँ पे मिले? ये आहड़ ना आई तो कौन सा करना है? धूलकोट करना है आपको। कि वह सभ्यता, यह सभ्यता आज से लगभग 4000 वर्ष प्राचीन प्राचीन है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने आहड़ सभ्यता का समृद्ध काल 1900 ईस्वी पूर्व से 1200 ईस्वी पूर्व तक माना है। किसने? गोपीनाथ शर्मा ने। गोपीनाथ शर्मा ने क्या आहड़ सभ्यता का समृद्ध काल कौन सा है? 1900 ईस्वी पूर्व से 1200 ईस्वी पूर्व तक माना है। कि कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है भी? गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है, ये बोल रहा है गणेश्वर के उत्खनन स्थल नहीं है, लेकिन गणेश्वर एक उत्खनन स्थल है भी। कहाँ पे? सीकर में है। बेराट एक ग्राम्य संस्कृति का केंद्र है, नहीं भी। बेराट एक ग्राम्य संस्कृति का केंद्र नहीं है। कि कालीबंगा लोया युगीन, कालीबंगा लोया युगीन संस्कृति के अवशेष नहीं मिले भी कालीबंगा से। मैंने आपको बोल दिया कालीबंगा से लोया युगीन संस्कृति के अवशेष नहीं मिले थे। लेकिन आहड़वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय व्यवसाय ऐसे तांबे को गुलाना था, ताम्र वस्तुएं बना था। हाँ, आहड़ के ताम्र युगीन सभ्यता है। आहड़ के मैंने बोला था, आहड़ के ताम्र युगीन ताम्र युगीन सभ्यता है भी। आहड़ के ताम्र युगीन सभ्यता है। तो आहड़वासी के आहड़वासी के आहड़वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय क्या है? तांबे को गलाना और तांबे की वस्तुएं बनाना था। आहड़वासी आहड़वासी ताम्र धातु कर्मी थे। क्या आहड़वासी के तांबे की धातु बनाते थे। यहाँ ताम्र उपकरण, बर्तन, काले व लाल रंग के मर्द बांड आदि प्राप्त हुए हैं। आहड़वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय ऐसे तांबे को गलाना तथा तांबे की वस्तुएं बनाना था। आहड़ में बट्टीनुमा चूल्हा मिला। आहड़ में क्या? बट्टीनुमा चूल्हा कहाँ से मिला है? बट्टीनुमा आहड़ से मिला है, क्योंकि यह आहड़वासियों का काम था तांबे को गलाना, उनको वस्तुएं बनाना। तो आहड़वासी में क्या है? बट्टीनुमा तांबे का आहड़वासी में क्या है? बट्टीनुमा चूल्हा मिला है, जिससे जिससे यह माना जाता है कि तांबे को पिघलाया जाता था। आहड़वासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे। यहाँ से प्राप्त मकानों की दीवारें पत्थर एवं मिट्टी से बनी हुई थी। आहड़वासियों की क्या? मकानों की दीवारें के पत्थरों एवं मिट्टी से बनी हुई थी, जिनकी छत बांस केलू से बनी, जिनकी छत के बांस व केलू से बनी हुई थी। आहड़वासी याद रखना कि आहड़वासियों के बर्तन, आहड़वासियों के मकानों की दीवारें के पत्थर व मिट्टी से बनी हुई थी। आदिवासियों में मकानों की दीवारें के पत्थर की या फिर मिट्टी की बनी हुई थी। छत के बांस व केलू से बनी हुई थी। ठीक है, आर्य सभ्यता के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। आर्य सभ्यता के बारे में क्या? सही कथन का चयन कीजिए। आदिवासी के तांबा गलाना जानते थे, सही बात है ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। परिचित नहीं थे या परिचित थे? धातु का काम आदिवासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, सही बात है भी। धातु काम के आदिवासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। आदिवासी में क्या? काले लाल रंग के मर्द बांड भी मिले हैं, सही बात है। काले आदिवासी में के काले और लाल रंग के मर्द बांड भी मिले, तो ये चारों क्वेश्चन चारों सही हो जाएंगे। तो ये क्या? चारों सही हो जाएंगे भी। नहीं नहीं नहीं, चारों नहीं। ये परिचित नहीं थे। चावल से परिचित, मैंने बोला चावल से परिचित थे। मैंने बोला था अभी चावल से परिचित इसने लिखा है नहीं थे, लेकिन आठ के क्या? चावल से परिचित थे, तो ये गलत हो जाएगा। ये एक यहाँ पे नहीं, नहीं की जगह यस कर लो आप, अब सही हो जाएगा ये।
तो अभी ये के चारों सही हो जाएंगे, क्योंकि आदिवासी तांबे उगलाना जानते थे, ये चावल से परिचित थे, धातु काम आदिवासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। यहाँ से काले व लाल रंग के मर्दबांड भी मिले अभी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज वाली क्लास आपको कैसी लगी? अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।